गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आज हम लोगों ने इससे पहले देखा था राइज ऑफ हिटलर के बारे में। आपका हिस्ट्री का जो चैप्टर है नाजीवाद और राइज ऑफ हिटलर, तो उसके पहला वाला जो चैप्टर है बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक, वेमर रिपब्लिक का जन्म कैसे हुआ, उसके पहले वीडियो में हमने जाना था। जिससे ये भी जाना था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है इसमें एलाइड पावर जो रहती हैं और जो सेंट्रलाइज पावर रहते हैं, दोनों में जो आपस में झगड़ा होता है उसमें यूरोप को, जर्मनी एक तरीके से यूरोप को तहस नहस कर दिया जाता है। और एलाइज वर हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस, जर्मनी लॉस इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। जर्मनी अपना कॉलोनी भी जो ओवरसीज में था वो भी, उससे भी हाथ धोना पड़ता है। वेमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट द डिसग्रेस एट वर्साइल। वर्साइल के डिफीट ऑफ वॉर के लिए ही नहीं बल्कि एक तरीके से वर्साइल की जो संधि होती है उसके लिए भी जिम्मेदार होता है। द वॉर गिल्ट क्लॉज फील्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेजेस ऑफ द एलाइज कंट्रीज सफ़र्ड। तो जो भी डैमेज होता है उसमें जो भी एलाइड कंट्रीज़ होती है वो उससे सफ़र करती है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ द वॉर की, वॉर के क्या क्या इफेक्ट हुए। द वॉर हैड ए डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द इंटायर कॉन्टिनेंट बोथ द साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। वार की वजह से जो इम्पैक्ट आता है वो पूरे एशिया मतलब पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर आता है, ना ही सिर्फ आर्थिक रूप से बट साइकोलॉजिकल रूप से, एक दिमागी रूप से भी लोगों को लगता है जो जो कंट्रीज़ हार जाती हैं उनके दिमागी रूप से उनके कंट्रीज़ पे, उनके लोगों पे असर रहता है। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ द डेटर्स। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वेमर रिपब्लिक वॉज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। एक तरफ जहाँ यूरोप पहले जो है क्रेडिटर के नाम से जाना जाता था, ये दुनिया को कर्ज देता था, अब वो डेटर के नाम से जाना जाने लगा। अब वो कर्ज लेने लगा और ज़्यादातर कर्जे वो यूएस से लेने लगा, यूएस की पब्लिक और बैंक दोनों से। और इन सब का खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? अभी नया नया जो वेमर रिपब्लिक जन्मा था उसको इन सब का खामियाजा भुगतना पड़ा। द रिपब्लिक कैरीड द बर्डन ऑफ वार गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन एंड वॉज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय द बीइंग फोर्स्ड टू पे कंपेंसेशन। एक तरीके से इनको बाध्य होना पड़ा था, जो उसका हर्जाना था वो हर्जाना देने के लिए। दोज हु सपोर्टेड द वेमर रिपब्लिक मेनली सोशलिस्ट कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स बिकेम इजी टारगेट टू द अटैक्स इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल। जो कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट थे, है ना, उन लोगों के लिए जो वेमर रिपब्लिक को फॉर्म करने में जिनकी मुख्य भूमिका थी, जैसे कि जो मुख्य भूमिका वाले लोग थे जैसे कि सोशलिस्ट लोग थे, कैथोलिक्स थे, डेमोक्रेट्स थे, ये सब इनके निशाने पे आने लगे। दे वर मॉकिंग कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। दे वर मॉकिंगली कॉल्ड, मतलब एक होता है कि उनको बुलाने के लिए नवंबर क्रिमिनल्स नाम से जाना जाता था। दिस माइंडसेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द अर्ली 1930s एज वेल एज यू विल सून सी। ये जो माइंडसेट था, मेजर इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट का ऑफ अर्ली 1930s का। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी। जो पहला वर्ल्ड वॉर था उसने एक बहुत बड़ा निशान छोड़ दिया यूरोपियन सोसाइटी के ऊपर एंड पॉलिटिक और वहाँ की राजनीति के ऊपर। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड एबव सिविलियंस, मतलब सोल्जर्स का जो स्थान था वो सिविलियंस यानी वहाँ के रहने वाले लोगों के, आम आदमी से ऊपर होने लगा। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट्स लेट ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मेन टू बी एग्रेसिव स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिन। जो नेता थे, जो उस समय के लोग थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, वो चाहने लगे कि जो भी एक इसका स्ट्रेस लेने की नीड फॉर मेन, कि हमारे यहाँ का आदमी एग्रेसिवनेस होना चाहिए, उसके अंदर स्ट्रांगनेस होनी चाहिए और मस्कुलिन होना चाहिए, शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। मीडिया ने जो आर्मी के लोग रहते थे ट्रेंच बना बना करके उसको और ज़्यादा मिर्च मसाला लगा करके लोगों तक पहुँचा। द ट्रूथ हाउ एवर वॉज दैट सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल लाइफ इन दीज ट्रेंचेज। जबकि असलियत तो ये थी कि जो ट्रेंचेज होते थे, ट्रेंच मतलब गड्ढे, ज़मीन में गड्ढे बना करके, कई मूवी में आप देखते होंगे कि वहाँ से वो अपना आर्मी के सोल्जर्स अपना एक हाइड होते हैं और वहीं से गोली चलाते हैं, उसको ट्रेंचेज बोलते हैं। तो जो रहते थे वो तो कुछ और ही दशा दिशा थी, लेकिन जो मीडिया हम लोगों को दिखाती थी, आम आदमी को जो चीज़ दिखाती थी वो कुछ और ही दिखाती थी। The media glorified trench life. The truth, however, was that soldiers lived miserable lives
इन दिस ट्रेंचेस, जबकि सत्यता इससे कहीं अलग थी। जो यहाँ के वो हुआ करते थे, जो सैनिक हुआ करते थे, सैनिक दरअसल असलियत में तो वो बहुत ख़राब स्थिति में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। They forced they lived miserable lives, trapped with the feeding on corpses. They forced poisonous gas and enemy shelling, witnessed their rank reduce rapidly. Aggressive war propaganda, national honor occupied center stage in public sphere, while popular support grew for conservative dictatorship that had recently come into being. Democracy was indeed a young and fragile idea. Democracy was indeed, वैसे वास्तव में तो डेमोक्रेसी एक बहुत ही नया और एक बहुत ही आधा बुना हुआ विचार था, विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटीज ऑफ इंटर वार यूरोप, जो कि सर्वाइव नहीं कर सकता था जिस तरीके से अस्थिरता चल रही थी यूरोप के बीच में। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, द बर्थ ऑफ द वेमर रिपब्लिक कोइंसाइडेड विद द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द सेपरेटिस्ट। जो वेमर रिपब्लिक का जन्म होता है एक तरीके से कोइंसाइड विद द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द सेपरेटिस्ट, उसी समय सेपरेटिस्ट भी अपराइज कर रहे होते हैं। लीग ऑन द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक रिवोल्यूशन इन रशिया, जैसा कि बोल्शेविक ने रशिया में रिवोल्यूशन किया था उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सोवियत ऑफ वर्कर एंड सेलर्स वर इस्टेब्लिश, सोवियत ऑफ वर्कर एंड सेलर वर इस्टेब्लिश। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है मेनी सिटीज the political atmosphere in Berlin was charged with demand of Soviet-style governance. Those opposed to this, such as Socialist, Democratic, and Catholic, met in Weimar to give the shape to the Democratic Republic. मतलब कुछ ऐसे थे जो कि वेमर रिपब्लिक जो था, जैसा कि जिसका जन्म ऑलरेडी हो चुका था, आप यहाँ देख सकते हैं एक फ़ोटो। दिस इज़ द रैली ऑर्गेनाइज बाय द रेडिकल ग्रुप नोन एज द सेपरेटिस्ट लीग। एक तरफ सेपरेटिस्ट लीग था, हाँ। स्ट्रीट्स ऑफ बर्लिन वॉज टेकन ओवर बाय द पीपल, पॉलिटिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस बिकेम कॉमन, और उस समय ये कॉमन हो चुके थे पॉलिटिकल डिमॉन्स्ट्रेशन, रैलीज वगैरह। अब ये चाहते थे कि सोवियत स्टाइल गवर्नेंस चाहते थे। द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वॉज चार्ज विद द डिमांड्स फॉर द सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। वो कैसा गवर्नेंस चाहते थे, सोवियत स्टाइल की गवर्नेंस हो। दोज अपोज टू दिस, जो इसको विरोध में थे, सच एज द सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स, जैसा कि सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स जो इसके अपोज में थे, मेट इन वेमर टू गिव द शेप टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वो इसको शेप देना चाह रहे थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को। द वेमर रिपब्लिक क्रस्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ द वार वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशंस कॉल्ड फ्री कॉर्प्स। जो लोग वार में मारे गए थे, उनके जो लोग थे, उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी, उसका नाम था फ्री कॉर्प्स। वेमर रिपब्लिक क्रस्ड, मतलब एक तरीके से अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ द वार वेटरन, मतलब वार वेटरन्स के लोग जो थे उन्होंने वेमर रिपब्लिक का साथ दिया, और उन्होंने एक तरीके से बहुत सारे ऐसे रैलीज को और इस तरीके का जो अपराइजिंग हो रहे थे उनको इन्होंने अपने स्तर से डोमिनेट करने का प्रयास किया। द एंग्विस्ड सेपरेटिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द जर्मनी, और उन्होंने बाद में कम्युनिस्ट पार्टी, जो सेपरेटिस्ट थे उन्होंने एक अपनी अलग पार्टी बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट हैंसफोर बिकेम द रिकॉन्सिएबल एनिमीज एंड कुड नॉट मेक कॉमन कॉज अगेंस्ट द हिटलर। और एक तरीके से कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ये दोनों दो पार्ट हो गए थे, और इसलिए ये लोग हिटलर के खिलाफ कोई भी कॉमन कारण नहीं ढूंढ पा रहे थे। बोथ रिवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर रेडिकल सोल्यूशन। दोनों लोग कुछ समाधान चाहते थे और रेडिकल समाधान चाहते थे, जो रिवोल्यूशनलिस्ट थे और मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे दोनों। Political radicalization was only heightened by the economic crisis in 1923. Germany had fought the war largely on loans and had to pay the war reparations in gold. This depleted gold reserve at a time resources were scarce. जर्मनी ने जो उधार ले रखा था उसको बाद में जब पे करना पड़ा वार के बाद, तो ये हुआ कि भाई जितने रुपए आपने लिए थे उतने रुपए के गोल्ड आप हमें दे दीजिए।
इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे, 1923 आते थे जर्मनी ने पे करना मना कर दिया, एंड द फ्रेंच ऑक्युपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर टू क्लेम देयर कोल, और फ्रेंच ने इस पे ऑक्युपाई कर लिया कि ये उनका कोयला है। जर्मनी रिटेलिएटेड विथ पैसिव रेजिस्टेंस, जर्मनी ने इसका विरोध किया, एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली, और उन्होंने प्रिंटेड पेपर करेंसी जो उनके यहाँ थी उसको साथ में रखते हुए, विथ टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन, और जब बहुत सारा पैसा सर्कुलेशन में आ गया, प्रिंट किया जाने लगा, द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल, तो इससे जर्मन का जो पैसा था उसकी वैल्यू कम हो गई, गिर गई। जैसे आज के टाइम में इंडिया में ही लोग कहते हैं गरीबी हटाने का तो अच्छा तरीका है भाई, वो इंडिया के पास ही मशीन है, नोट छाप लो, तो क्यों जाके यूनाइटेड नेशन में बेइज्जती होना पड़ेगा। लेकिन आप ये जानिए कि जिस चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है, जब कोई चीज़ की वैल्यू जब कोई चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वैल्यू अपने आप डाउन चली जाती है। और मान लिया खूब ढेर सारा पैसा ही अगर मान लिया छाप दिया गया तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी, और रुपए की वैल्यू कम होने का मतलब ये है कि आपको एक सामान जो 1 किलो का पहले 20 रुपये में आता था अब 40 रुपये देना पड़ेगा, यानी महंगाई बढ़ जाएगी। तो वही हुआ, इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे, इन्होंने खूब ढेर सारा पैसा छापना शुरू कर दिया, विद द टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ जर्मन फेल। इन अप्रैल द यूएस डॉलर वाज इक्वल टू 24,000 मार्क्स, ओ माय गॉड। इन अप्रैल यूएस डॉलर, एक यूएस डॉलर इतने के बराबर था 24,000 मार्क्स के। इन जुलाई 3,53,000 मार्क्स, और जुलाई आते आते 3,53,000 मार्क्स के बराबर हो गया। इन अगस्त 4,62,01,000 इतना हो गया अगस्त आते आते। तो इसका मतलब आप ध्यान से अगर सोचें तो कितना बड़ा चेंज आया था। कहीं ना कहीं जो वार के लिए जो उन्होंने लोन ले रखे थे उस लोन को चुकता करने में कहीं ना कहीं ढेर सारा पैसा इनको देना पड़ जा रहा था, और महंगाई बढ़ रही थी। और इवन दिसंबर आते आते ये 98 लाख की तरफ पहुंच गया। फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियंस एज द वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स, प्राइस ऑफ गुड सोल्ड, और जिस तरीके से मार्क की वैल्यू कम हुई वो प्राइस ऑफ सामानों के दाम बहुत ज़्यादा महंगे होने लगे। एक इसमें इमेज दिखा रखा है साइड में, आप बुक में देखेंगे, जर्मन्स कैरिंग कार्ट लोड्स टू करेंसी नोट्स टू बाई अ लोफ ऑफ ब्रेड वॉज वाइडली पब्लिश इन इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी। इन्होंने अपने अपने हाथ में एक वो ले रखा है जिसमें कि नोटों की गड्डियां हैं, इमेज ऑफ किलो के हिसाब से नोट होंगे। किस लिए, एक ब्रेड का पूरा थक्का जो होता है, द ब्रेड का जो एक पूरा जिसमें से ज़्यादा ब्रेड निकलते हैं, तो ब्रेड द जर्मन करेंसी टू बाय द लोफ ऑफ ब्रेड वाज वाइडली पब्लिश इन इवोकिंग, इससे आँख खोल देने वाला एक कहानी कही जाएगी ये। दिस क्राइसिस सेम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन, इसी को आर्थिक मंत्री भी बोलते हैं, और आर्थिक महामंदी, अ सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फिनोमिनली हाई, ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें चीज़ों की वस्तुओं के मूल्य अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इवेंचुअली द अमेरिकन्स इंटरवीन्ड एंड बेल्ड जर्मनी आउट फॉर द क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द देवास प्लान, which reworked the term of reparation to ease the financial burden on German। मतलब इससे क्या हुआ कि फाइनेंशियल बर्डन जो था जर्मन पे वो बढ़ गया, है ना। रिपरेशन का प्लान दे करके इन्होंने देवास प्लान जो बनाया उसकी वजह से द फाइनेंशियल बर्डन ऑन जर्मन्स, ये क्या हो गया, टू ईज द, जो जर्मन के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन था वो बढ़ नहीं गया, वो थोड़ा उसमें ईज मिल गया, थोड़ा और सहायता मिल गई, ठीक है। द ईयर ऑफ डिप्रेशन, अब बात करते हैं डिप्रेशन वाले साल की। क्या हुआ था ईयर ऑफ डिप्रेशन में, द ईयर बिटवीन 1924-28 saw some stability, 24 से लेकर 28 तक कुछ स्टेबिलिटी दिखा, येट दिस वॉज बिल्ट ऑन स्टैंड, जबकि यह एक बालू पे टिका हुआ था। जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम द यूएसए, ज़्यादातर यूएसए से आता था। इसी पे जर्मनी की इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल रिकवरी इसी पे डिपेंडेंट थी। दिस सपोर्ट वॉज विड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। 1929 आते आते वॉल स्ट्रीट जो था, वहाँ का शेयर मार्केट जो था वो क्रैश कर गया, और इसी वजह से
crashed in 1929. Fearing a fall in prices, people made frantic effort to sell their shares. और जब लोगों को एक डर समा गया कि अब हमारे उसमें गिरावट आ जाएगी शेयर मार्केट में हमारी चीज़ों के, तो उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया देयर शेयर, अपने शेयर को सेल करना शुरू कर दिया. ऑन वन सिंगल डे, एक ही दिन 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर वर सोल्ड. 13 मिलियन मतलब 1 मिलियन 10 लाख, 13 में 1 करोड़ 30 लाख. तो 1 करोड़ 30 लाख शेयर्स जो थे वर सोल्ड. दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. ये एक तरीके से ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का यहाँ से शुरुआत हुआ है. अगर अमेरिका में भी कोई ये क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन के बारे में बताओ, तो दैट इज स्टार्ट फ्रॉम इफ टू सील देयर वन सिंगल डे 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड. दिस वॉज द, यानी जो 13 मिलियन शेयर बेचे गए, ये विश्व का वर सोल्ड. दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. वर्ल्ड में पहला एक. ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर बिटवीन 29 to 32, नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाय हाफ. यूएसए का जो नेशनल इनकम था वो आधा कम हो गया. फैक्ट्रीज शट डाउन, फैक्ट्रीज बंद हो गई. एक्सपोर्ट्स फेल, फार्मर वर बैडली हिट एंड स्पेकुलेटर्स विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट. और स्पेकुलेटर ने क्या किया? विड्रॉ देयर मनी, उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया फ्रॉम द मार्केट. द इफेक्ट ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकॉनमी वॉज फेल्ट वर्ल्ड वाइड. और इस तरह का जो रिसेशन था, जो महंगाई थे, वो जो इस तरह का रिसेशन था, इज द यूएस इकॉनमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड. यूएस इकॉनमी में इसको पूरे विश्व ने महसूस किया. फेल्ट वर्ल्ड वाइड. द जर्मन इकॉनमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस. जर्मन इकॉनमी जो था वो सबसे ज़्यादा हिट हुआ था इस इकोनॉमिक क्राइसिस के वजह से. बाई 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस्ड 40%. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होते थे उसको 40% तक घटा दिया गया 1929 लेवल पे, जो ये 29 में चला था. वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स और वर पेड रिड्यूस्ड वेजेस. जिनको जो वर्कर्स थे वो अपना जॉब खो दिए और वर पेड रिड्यूस्ड वेजेस, या उनको कम रुपए में मजदूरी करना पड़ता था. द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड इन अनप्रेसिडेंटेड 6 million. ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मन यू कुड सी men with placard around their necks saying willing to do any work. मतलब वो अपने गले में एक टांग के चलते थे कि हमसे कोई भी काम आप करवा लो. Unemployed youths played cards or simply sat at street corners or decently queued up at a local employment exchange as job disappeared. The youth took to criminal activities and total despair became the commonplace. मतलब एक तरीके से कह रहा है कि यूथ के साथ इतना ख़राब सिचुएशन चल रहा था कि उनकी जॉब चली गई थी और वो लोग कहीं ना कहीं अपने गले में पट्टा लेकर के चलते थे कि आप हमसे काम करवा लो और किसी भी तरीके का काम करवा लीजिए. और दूसरा ये था कि उनके जॉब्स डिसअपियर हो गए थे. और तीसरा ये था कि वो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करने लगे थे. टोटल डिस्पेयर, जब जॉब नहीं मिलेगा तो क्रिमिनल होंगे ही. सो कह रहे द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंग्जाइटी एंड फियर्स इन द पीपल. और जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, ये इससे लोगों के मन में एक एंग्जाइटी और डर ये सब भरने लगा. द मिडिल क्लासेस स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स, है ना, जो सैलरीड एम्प्लॉय थे, पेंशनर्स थे, उनके लिए और दिक्कत होने लगा. सॉ देयर सेविंग डिमिनिश व्हेन द करेंसी लॉस इट्स वैल्यू. उन्होंने देखा कि जो करेंसी को उसकी वैल्यू अब नहीं मिल रही है, तो उनके अंदर एक, जिसके पास जमा पैसा था तो उनको क्या लगेगा, जैसे अभी नोटबंदी हुई कि भाई आप पैसा जमा करें. अब जब उसकी वैल्यू का टाइम आया तो पता चले आपने 10 लाख रुपए जमा करे, वो मार्केट ऐसा आ गया वो 10,000 के बराबर है. तो आप एक अंदर से कितनी डर और वाली बात हो जाएगी कि आप अपना जो भी प्लान रहेगा वो नहीं कर पाए. स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स सफर्ड एज देयर बिजनेस गॉट ruined. उनका जो बिजनेस था वो क्या हो गया, कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया गया.
their business got ruined. These sections of society were filled with the fear of proletarianization. एक तरीके से उनका ये जो सेक्शन था सोसाइटी का वो फिल्ड विद द प्रोलेटेरियनाइजेशन एंड एन एंग्जाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड. ये क्या है? प्रोलेटेरियनाइजेशन इज द टू बिकम इम्पोवेरिस्ड टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लासेस. एक तरीके से द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दीज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो बिजनेसमैन और बाकी लोग थे, ये लोग क्या हुआ कि ये अपने आप में फियर करने लगे कि यार हम तो अब एकदम कहीं के नहीं रहे टाइप का फीलिंग आने लगा, है ना. और वर्किंग क्लास लेवल पे फील करने लगे, या उससे भी नीचे, मजदूर से भी बदतर वाली ज़िंदगी हमारी हो गई. स्टिल एन अनएम्प्लॉयड ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव वाटर, बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर. लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स थे, जहाँ कहीं कहीं अच्छी ऐसी जगह जॉब करते जो फुल्ली पेड वाली जॉब रहती थी, जो उनको ऑर्गेनाइज वे में काम मिलता था, वो किसी तरीके से कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव द वाटर. वो किसी तरीके से अपना सर जो है वो पानी के ऊपर रख करके मतलब एक तरीके से उनके सर से ऊपर पानी नहीं गया था. बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर. लेकिन उनका जो बार्गेनिंग पावर था अनएम्प्लॉयमेंट ने वो ख़त्म कर दिया, क्योंकि पहले लोग अपने हिसाब से काम करते थे कि भाई इतना नहीं इतना, लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था. आप नहीं कहोगे, अगला बैठा हुआ है दूसरा. बिग बिजनेस वॉज इन क्राइसिस. बड़े बड़े जो बिजनेस थे वो क्राइसिस में थे. द लार्ज मास ऑफ peasantry was affected by a sharp fall in agriculture price and women. The large mass of peasantry was affected by sharp fall in agriculture. तो जो पुराना जो काश्तकार की वजह से जो पुराना पैसा होता था, जो आता था खेती किसानी थे, वो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्राइस एंड वुमेन अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रंस स्टमक. और गांव में तो बच्चों का खाना भी सही से नहीं मिलता था. एंड सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर वेयर फिल्ड विद अ सेंस ऑफ डीप, मतलब वो गहराई से ये चीज़ को सोच रहे थे कि ज़िंदगी कैसे कटेगी अब. रूरल एरियाज़ में तो लोगों को और जीना हराम हो गया था. पॉलिटिकली टू द वेमर रिपब्लिक वॉज फ्रेजाइल. जो वेमर रिपब्लिक था वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि कोई चीज़ बहुत ही जब मुलायम होती है, कमज़ोर होती है, जिसको हम कहते हैं ना कि फ्रेजाइल का मतलब जैसे कोई ग्लास है वो टूट सकता है, फ्रेजाइल है, तो उसको फ्रेजाइल बोलते हैं, है ना. शीशे का ग्लास है तो फ्रेजाइल है. तो फ्रेजाइल मतलब बहुत ही कह सकते हैं नरम, या इस तरह से कि इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा सख्तपन ना हो. तो पॉलिटिकली वेमर रिपब्लिक बहुत फ्रेजाइल था. द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स. उसके खुद के अपने बहुत सारे कमियां थी, विच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू द डिक्टेटरशिप. जो इसको अनस्टेबल किया हुआ था, जो अस्थिर किया हुआ था, वल्नरेबल असहाय किया हुआ था डिक्टेटरशिप में तानाशाह बनने के लिए, है ना. वन वॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. एक तो ये था कि भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या था, कहीं ना कहीं एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये भी होता है कि दिस मेड अचीविंग अ मेजॉरिटी बाय वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क, है ना. दिस मेड अचीविंग अ मेजॉरिटी बाय एनी वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क. कहीं ना कहीं इसकी वजह से ही मेजॉरिटी इनको जो थी, अचीविंग अ मेजॉरिटी बाय एनी वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क, उसके पास कोई पहुंचने तक का इम्पॉसिबल था कि उसकी मेजॉरिटी के पास पहुंच जाए. लीडिंग टू रूल बाय कैलिशंस. अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 48. एक तो ये भी था इनका आर्टिकल 48 एक बहुत बड़ा डिफेक्ट था, विच गेव द प्रेसिडेंट टू पावर टू इम्पोज इमरजेंसी. उसमें प्रेसिडेंट को पावर थी इमरजेंसी लगाने की. सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री. सिविल राइट्स को सस्पेंड करते हुए, जो सिविल राइट्स हमको मिली हुई हैं उसको सस्पेंड करते हुए रूल बाय डिक्री, और अपने रूल के हिसाब से मतलब शासन करने के लिए. ये भी इसमें अंदर अंदर ये भी इसमें अंदर अंदर क्या थे, एक तरीके से दुष्प्रभाव थे. विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ द वेमर रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट लास्टिंग ऑन एवरेज 239 डेज. वेमर रिपब्लिक ने अपने कम ही दिनों में देखा कि आर्टिकल 48 जो प्रेसिडेंट को पावर मिलते थे इमरजेंसी और सस्पेंड करने के, सिविल राइट, ये सब, ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से एक डिफेक्ट था.
और इसके शॉर्ट टर्म में वेबर रिपब्लिक ने देखा 20 डिफरेंट कैबिनेट, 20 अलग अलग कैबिनेट को, लास्टिंग एन एवरेज 239, मतलब 239 दिन के अंतराल पे लगभग 20 कैबिनेट, हर 239वें दिन में लगभग कोई 240वें जाता रहा होगा, कोई 238वें, सबका एवरेज बताया 239वें दिन पे लगभग एक कैबिनेट ख़त्म हो रही थी। वो वेमर रिपब्लिक ने ये चीज़ देखा कि भाई हर 239 दिन में एक कैबिनेट ख़त्म हो रही है, लगभग 20 कैबिनेट ऐसे ख़त्म होते हुए उन्होंने देखा। एंड लिबरल यूज़ ऑफ आर्टिकल 48, और आर्टिकल 48 का एक बहुत ही नॉर्मल सा यूज़ हो रहा था, मतलब उसको यूज़ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, कभी भी यूज़ कर लिया जाता था, लिबरल यूज़ था वो। येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज्ड, वैसे तो क्राइसिस मैनेज नहीं किया जा सकता था। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम विच सीम्ड टू ऑफर नो सोल्यूशन। पीपल ने में यानी जनता के अंदर भी इसके ऊपर से विश्वास उठ गया था, बिकॉज इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम है इनमें विच सीम टू ऑफर नो सोल्यूशन, जबकि यहाँ सोल्यूशन होना चाहिए और इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं था। सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर योर टुडेज लेक्चर। इसका हमने आपको नोट्स भेज दिया है, राइज टू पावर, हिटलर राइज टू पावर, ये नया टॉपिक रहेगा अगला, इसको हम पढ़ेंगे। थैंक यू।